बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। कल यानी आज देखा जाए तो हमारा कल सदर ट्रंप ने 47वें सदर के तौर पर अमेरिका के हलफ उठा लिया है और ये एक इंटरनेशनल ख़बर है। ज़ाहिर है कि इसकी बहुत अहमियत है। उनके आते ही उन्होंने बैक जंबश कलम बहुत सारे फ़ैसले भी ले लिए हैं। तकरीबन 78 ऐसे मामलात हैं जिन पे उन्होंने अहकामात पिछली हुकूमत के सदर बाइडन के मनसूख कर दिए हैं। और एक तरह से देखा जाए तो मुख्तलिफ उनके जो फ़ैसले हैं उस पर दुनिया इस वक्त हिल के रह गई है। मसलन 1600 अफराद को उन्होंने कैपिटल हिल्स के जो थे उनको उन्होंने माफ़ी दे दी है। ये तो उनका डोमेस्टिक मामला था। उनमें से बहुत सारे लोगों की रिहाई जो है वो बहुत जल्दी मुतवक्के है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो मैक्सिको की सरहद है उसके ऊपर भी कौमी इमरजेंसी का निफाज कर दिया है। इसी तरह से जो खलीज मैक्सिको है उसको खलीज अमरीका का नाम देने की बात कर रहे हैं। वो ग्रीनलैंड के ऊपर जो मामलात हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं। कनाडा के हवाले से उनके पहले स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। इसी तरह से इमिग्रेशन और तारकीन वतन के मुतअद्दिद हिदायतनामे हैं, जिसमें एक ये भी है कि जो पैदाइशी हक़ था 150 साल पुराना, जो अमरीका में बच्चे पैदा होते थे और उनको नेशनैलिटी मिलती थी, उसको भी मनसूख कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये मामला अदालत में जाएगा और ये 14वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है, जो कि मुख्तलिफ इस वक्त वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं। इसी तरह से WHO के साथ भी उस जो अलहदा होने का अमल है वो भी शुरू कर दिया गया है। और पेरिस मुआहिदा जो है उसके साथ भी उन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। इसके ऊपर मुख्तलिफ जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो इस पर बात भी कर रहे हैं। टिकटॉक के ऊपर उन्होंने पाबंदी जो है वो ख़त्म की है, 75 दिन के लिए मौखर की है। और कहा यह जा रहा है कि इस कंपनी के पास मौका है कि वो अमेरिका में पाबंदी से बचने के लिए कंपनी को फ़रोख्त कर दें। ये ट्रंप साहब ने कहा है, इतना इम्पॉर्टेंट है ये मामला। इस मामले के ऊपर उन्होंने बात की। जो उनकी वोट टेकिंग थी उसके ऊपर भी बड़े दिलचस्प मामला देखने को मिले। मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं जैसे गूगल के हेड हैं या एप्पल के या एक्स यानी ट्विटर के एलन मस्क साहब, तो उनके अपने मुशीर भी हैं। इसी तरह से जो मेटा के हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और तमाम जो कहा देखा जाए तो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई तमाम जो कंपनियां हैं वो इस वक्त उनके साथ अलाइंड हो चुकी हैं। अलबत्ता जो रिवायती मीडिया है अमेरिका का वो थोड़ी रिजेंटमेंट कर रहा है और उसके अंदर मुख्तलिफ अखबारात जो कि पुराने अखबारात हैं उन्होंने अपनी जो एक तरह से रिजेंटमेंट है, मज़ाहमत है, वो शो की है। मसलन वाशिंगटन पोस्ट ने एडिटोरियल लिखा है और उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया की तरफ से पैदाइशी शहरियत को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी और उनकी जो हुकूमत है उनको मुल्क से लोगों को यानी निकालने का मौका या इख्तियार मिल जाएगा जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम है और जिनके बच्चे अमेरिका के शहरी हैं। ये कोशिश 14वीं तरमीम जो है उसके ख़िलाफ़ है। इसी तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा अहम इदारिया लिखा है। वो कहते हैं मिस्टर ट्रंप न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दीगर अहम आज़ाद इदारों जैसे अदालतों, कारोबार, आला तालीम और न्यूज़ मीडिया के साथ इस खौफ का इस्तेमाल कर रहा है। और इस सब का मकसद एक ही है कि मुंतखब इदारों, ओहदेदारों, जजों, एग्जीक्यूटिव और दीगर को इन तमाम तरीक़ों से अपने फ़राइज़ जो वो अदा करते हैं उनसे रोका जाए, जो उनको चैलेंज करते हैं उनको रोका जाए और उसको जवाबदेह ठहराते हैं उनको रोका जाए। वो इख्तलाफ को इतना तकलीफ़ दे बना देना चाहते हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। ब्लूमबर्ग जो है उसने भी लिखा है ख़ास करके आलमी इदारा सेहत के हवाले से कि इस इक़दाम को सेहत के हामियों और जमहूरी कानून साजी के इदारों दोनों तरफ से जो है बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और बनाया जा रहा है। ये तो मामला है अमेरिका का, जो कि अब वहाँ से मामलात धीरे धीरे ख़बरें आएंगी। हमारे से भी जुड़ी ख़बरें आ सकती हैं कि कॉल आएगी कि नहीं आएगी, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मामलात सामने आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इंतज़ार बहुत शदीद है और बहुत अरसे से है। नवंबर से ये इंतज़ार चल रहा है कि इधर ट्रंप साहब आएंगे, इधर कॉल आएगी और इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। क्या कोई प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? कल हमने जिक्र किया था डॉक्टर नसीम अशरफ की किताब का। आज उन्होंने हल्की सी तरदीद की है। उन्होंने कहा मैंने ये नहीं कहा कि वॉशरूम के अंदर उनको जाके चीफ जस्टिस साहब जो थे पाकिस्तान के उस वक्त के और बिल क्लिंटन के बीच में ये मामला तय पाया था कि फांसी नवाज शरीफ साहब को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अलबत्ता एक कॉन्सेंट जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने आज उसकी क्लैरिफिकेशन बहरहाल की है। अच्छा, अब एक तरफ ये मामला चल रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं। कमीशन
बने जो कि बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं, वरना मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत के जो हुकूमती कमेटी है उसका बहुत अहम इजलास आज हुआ था। उस इजलास के अंदर जो है वो कमीशन के हवाले से डिस्कशन हुई है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा कमीशन का मामला, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात की है, कुछ लोगों को अपने अंदर ज़्यादा उनकी जो बात है पहुँचाने के लिए मुलाकातें भी की हैं। उस पर भी बात होगी कि वो एक ग्रैंड अलाइंस बनाना चाहते हैं, वो बनेगा या नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि जो अदलिया की महाजराई है वो भी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। ख़त मंसूर अली शाह साहब या अफरीदी साहब के नाम लिख चुके हैं और एक केस के मामले के अंदर जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको भी OSD कर दिया गया है। शायद कुर्बानी का बकरा बनाया गया हो, लेकिन असल मामला ये है कि बेंच को मुकर्रर करने का इख्तियार जो है उसके हवाले से अब ये मामला के 26वीं तरमीम पे चला जाएगा। और ऐसे लगता है कि ये तनाज़ा अब इतना बढ़ जाएगा कि हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और हुकूमत के लिए यूँ भी मुश्किलात हैं कि जो नहरें निकालने का मामला है सिंध में से, उसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ है। और आज उस मामले के ऊपर जो है वो शहरी रहमान साहिबा ने गुफ्तगू की। ये बहुत अहम मामला था, उन्होंने क्या कहा है ज़रा सुनिएगा, फिर हम अपने पैनल के पास जाते हैं। आप पूछिए जिस सूबे से जहां नीचे के सारे डेल्टा के इलाके जितने भी हैं वैसे ही कैद साली का शिकार हैं सालों से। आप 7 मिलियन एकड़ किस तरह जरखेज बनाना चाहेंगे जब ऑलरेडी पानी है नहीं आपके सिस्टम में। ना CCI को बुलाया है जिसमें सिंध चीफ मिनिस्टर का खत भी जा चुका है। और ये ना कहें कि फलां ने अग्री किया, फलां ने, किसी ने ऊपर से नीचे तक अग्री नहीं किया है। और अगर कोई मजबूरी है, कोई मुआहदा साइन हो गया है तो प्लीज डिस्कस इट विद अस, हमसे बात करें। हम यहाँ हर चीज को सियासत की भेंट चढ़ाने के लिए नहीं खड़े हैं। CCI कॉल कर लें, मैटर रिजॉल्व करें, जो खदशात हैं उनको आप तसल्ली दें कि भाई ये पानी, अगर ये फार्मिंग हो रही है तो हम यहाँ से ले आएंगे पानी। आखिर क्यों हुकूमत अपने इत्तेहादियों को नाराज़ कर रही है? इस अहम मामले के ऊपर CCI क्यों नहीं बुलाई? पिछले 11 महीने से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसका इजलास नहीं हो सका। वज़ीर आज़म आज ऐवान में आए थे बहुत असरार के बाद, और ये असरार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़राए बताते हैं कि हुआ, और धमकी दी गई कि हम ऐवान में नहीं आएंगे, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए और उनको शानदार इस्तकबाल उनका नारों की सूरत किया गया, जो कि आज ऐवान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने लगाए। मामला कहाँ तक जाएंगे, इस पे हमारे साथ मौजूद है जनाब फवाद साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, लॉयर भी हैं, इसलिए बात इनसे सुप्रीम कोर्ट पे भी होगी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आज मुलाकात भी हुई है असद कैसर साहब से इनकी, और कुछ अहम मामलात यहाँ पे भी हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने हमें ज्वाइन करना था और वो शायद अपनी मसरूफियात के बायस इस वक्त नहीं पहुँच पा रहे। हम कोशिश करेंगे टेलीफोन पर उनसे रब्ता हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले आपने फुटेज चलाई है नवाज शहबाज शरीफ साहब की ऐवान में आते हुए, ये तो ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे कोई बगैर गलत शादी में बंदा चला जाता है। उनको लाया गया। आज सुना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफी एतराज किया है कि बड़े परेशान से आते नहीं है। क्यों आप उनकी परेशानी पे खुश होते हैं? वाकफ नहीं है ना कोई उनका मामला। अच्छा, उनको भी नहीं पता ये कैसे आ गए हैं सारे। अच्छा ये बताइए कि अब ज़ाहिर है कि मामला तो सारे आपके सामने हैं, सुप्रीम कोर्ट से शुरू करें, क्या वाकई परेशानी की वजह से भी वो नहीं आते शहबाज शरीफ साहब? क्योंकि हालात इतने अच्छे तो नहीं है। कल भी एक आदिल बाज़ई का जो फैसला हुआ है वो उसमें आप देखें कि तलवार लटक गई है। तो आसमान बात यह है कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम हुई थी उस वक्त आपसे भी बात हो रही थी, मुस्तफ़ा ने भी उस वक्त यही बात की थी और हमने भी यही बात की थी कि देखें इस तरमीम के नतीजे में जो आप सर्टिफिकेट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली नहीं है। अब देखें ना, जो झगड़ा क्या है वहाँ पे, झगड़ा ये है कि क्या एक रिसर्चर फैसला करेगा कि ये केस किसके पास जाना। अब ये अगर तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ अपने बाथरूम ठीक करवाने हैं और पार्किंग ठीक करवानी है या सेशन जजों को जाके मिलना है, सारे जज देखें नौकरी के लिए तो नहीं बनते ना। हो सकता है कुछ जजेस के लिए ये भी ठीक हो गया, नौकरी लगी हुई है, बट ज़्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस आते हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस का प्रॉब्लम नहीं आता। मतलब ये जो मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस आयशा हैं, अकील अब्बासी साहब हैं, या बाकी ये जो लोग इनमें बेशुमार लोग हैं, मतलब मैं चूँकि मुझे बैकग्राउंड मेरा वकालत है, मैं जानता हूँ, देखें इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि 20-25 लाख रुपया महीने के लिए ये लोग जो है वो नौकरी करेंगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आप कुछ तस्वुरात लेके जाते हैं, सम आइडियाज़ होते हैं आपको जो आप लेके जाते हैं, और इसलिए देखिए ये कभी ये जो सिस्टम है
یہ کولیپس ہونا ہی ہونا ہے. یہ آج کولیپس ہو جائے, کل کولیپس ہو جائے, پرسوں کولیپس ہو جائے, یہ چل نہیں سکتا. سپریم کورٹ کا یا سپریم کورٹ کے علاوہ کا جو سسٹم ہے پورا جو سسٹم. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا مصطفیٰ, جو فواد صاحب نے بات کی ہے کہ ایک معاملہ ادھر کو گیا ہے, یعنی ٹیکسیشن کا معاملہ تھا, بالکل غلط بات ہے کہ وہ بینچ ہی تبدیل کر دیا گیا اس کے بعد جس طرح سے, لیکن انٹینشن دیکھیں نا, یہاں پہ بھی تو انٹینشنز کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ آپ دونوں وکلا ہیں اور آپ کو انٹینشنز کا اندازہ ہوگا کہ بھئی اللہ کا بھی ایک ڈیزائن ہے, جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے مطابق جو ہے, تو کیا ڈیزائن کیا ہے کہ آپ نے اس ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کرنا ہے کیا ہے, اور آپ اس تک پہنچ گئے, موقع کی تلاش میں تھے, وہ موقع مل گئے, یہ بھی تو ایک بحث چل رہی ہے نا. ڈیزائن تو کوئی نہیں ہے, خواہش ہے ایک وکلا کمیونٹی میں, بہت سے جج صاحبان میں, لیگل فٹرنیٹی میں, کہ یہ معاملہ فل کورٹ سنے. اب منڈے کو 27 تاریخ کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز دائر ہوئی ہیں, جن میں سے ایک پٹیشنر میں بھی ہوں, along with سردار اختر مینگل صاحب, فہمیدہ مرزا صاحبہ, محسن داور صاحب, اب وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگیں گی. اب جو خود 26ویں آئینی ترمیم کا پروڈکٹ ہے, جب وہ بیٹھ کر خود سنے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آیا پٹیشنرز کی بات جو ہم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں, تو یہ انصاف کے تقاضوں کے اوپر یہ بات پوری نہیں اترتی. جو خود اس سے فائدہ مند ہوئے ہیں وہ کیسے اس کیس کو سن سکتے؟ تو خواہش اور ڈیزائر اکراس پاکستان لیگل فٹرنیٹی میں یہ ہے کہ یہ فل کورٹ بیٹھے اور اس معاملے کا جس طرح بھی فیصلہ کرتی ہے وہ فیصلہ کرے, اور وہ فیصلہ کیونکہ فل کورٹ کرے گی تو وہ پھر قابل قبول ہوگا, کسی کے پاس اس فیصلے سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی. اور اگر یہ طریقہ اپنا کر اتنی بڑی کنٹروورسی ختم ہوتی ہے تو پھر کیا حرج ہے؟ اور یا تو ہو کہ ہم بات ایسی کر رہے ہوں کہ جس کا انصاف سے تعلق نہ ہو, قانون سے ماورا ہم کوئی بات کر رہے ہوں. بنیادی پرنسپل ہے قانون کا, وہ لیٹن کا ایک میکسم ہے کہ نیمو جوڈیکس کازس ہوا, a man cannot be a judge in his own cause. یہ آئینی بینچ کیسے اپنے بارے میں فیصلہ دے سکتا ہے؟ تو یہ لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا کے اس کا فیصلہ ادھر دس سائڈ اور دیٹ سائڈ کر دیا جائے, تو یہ تو پورا سسٹم ہی گر جائے گا اس سے. بہرحال 26ویں ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جیسی بھی ہے, پارلیمنٹ نے بنائی ہے, تو پھر پارلیمنٹ کا اختیار پارلیمنٹ بھی جیسی بھی ہے. چلے وہی صحیح بات ہے, ایسے ہی ہے. نہیں ایسا ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے فواد چوہی صاحب. یہ 18 ہو یا 24 ہو یا 23 ہو, سب سے آسان فارمولہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ووٹ چوری کریں, اپنے لوگوں کو جعلی فارم 47 پہ پارلیمنٹ میں بٹھا دیں, اس کے بعد آپ کہیں میں آئین بدل رہا ہوں. نہیں ٹھیک بات ہے, یہ کیا بات ہے؟ غلط بات ہے نا. لیکن اس طرح سے تو پھر 75 برسوں میں آپ کے کہاں لے کے جائیں گے, کس قانون کو تبدیل کریں گے؟ اس طرح کی آئینی ترمیم ہوئی نہیں, جو ہوئی 8ویں ترمیم وہ ساری ختم ہوئی. بڑی بات تو یہ نا کہ ہم نے جو پوری پولرائزیشن ہوئی ہے, نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں, انسٹیٹیوشنز کے اندر جو لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں, ان کو ہم نے ختم تو کرنا ہے نا. دیکھیے آج پاکستان کو بہت غیر معمولی حالات کا سامنا ہے. ایک طرف آپ کے بارڈر پر ہندوتوا بیٹھی ہوئی ہے, دوسری طرف آپ طالبان سے نبرد آزما ہے. پھر شنید یہ بھی ہے سمجھدار لوگوں کا ایک گیس ڈیسیجن, آپ گیس کہہ سکتے ہیں, انالیسس کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں امریکہ اور چین کی پراکسی جنگ بھی لڑی جانی ہے. ان حالات کے تناظر میں تو ملک کے اندر پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے, ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. یہاں پر اب پھر وہی بات ہے کہ اگر دہشت گردی کے اوپر کنسنسس کریٹ کرنا ہے تو وہ آرمی چیف کو جا کر پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کے ساتھ پشاور میں بیٹھنا پڑتا ہے. وزیراعظم کس مرض کی دوا ہے؟ وزیراعظم وہ کام سر انجام دے ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ان کو لوگ غیر نمائندہ سمجھتے ہیں, ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. تو ہمیں یہ چیزیں جب ٹھیک کرنی ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کہیں سے تو شروعات کرنی ہوگی. سپریم کورٹ کے اندر جھگڑا ختم ہو, فل کورٹ بھلے یہ فیصلہ دے دے کہ 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہمیں قابل قبول ہوگا, لیکن فل کورٹ دے. ہم اس کے آگے بہت سخت پوزیشن ہے بہت سے لوگوں کی, بشمول میری کہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کے سپرٹ کے خلاف ہے. اس نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کرٹیل کیا ہے, اور اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ ہی کرے گی. اگر فل کورٹ, جو خود بھی بہت سارے معاملات میں پارٹی رہی ہے, اگر یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا فواد چوہی صاحب, کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ تو ان کو جہاں بھی جائیں گے تو ہر کوئی پھر کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے کہ کسی نہ کسی پارٹی کی طرف سے. تو یہ تو انفارچونیٹلی فریقین جو ہیں
उनमें से किस पे एतमाद किया जाएगा? नहीं तो वो तो फुल कोर्ट पे ही करेंगे ना फिर आप, जिस तरह मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि ठीक है कंट्रोवर्सी है, तो सारे 17 के 17 जजेस जो हैं, एडहॉक जजेस नहीं, 17 के 17 जो परमानेंट जजेस हैं वो बैठे और वो उनकी अक्सरियत जो फैसला कर देगी फिर आप उसके साथ हो जाएंगे। कोई तरीका, कोई कॉन्फ्लिक्ट यानी कहीं पे तो आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को रोकना है, रेजोल्यूशन तो करनी है ना आपने, तो कॉन्फ्लिक्ट यही बेहतरीन। तो कल जो मुआविनीन बनाए हैं आप उसी से अंदाजा लगा ले कि इंटेंशन क्या है। मतलब हामिद खान साहब हैं उसमें, मुनीर मलिक साहब है, दोनों 26वीं तरमीम के खिलाफ रहे करेंगे। देखे ना इशू ये है, मंसूर अली शाह साहब होंगे, ये इनको स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे, वो कभी ये नहीं करेंगे। वो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इस वक्त उनके पास तो नुक्ता ये है कि अगर एक बेंच के पास एक केस लग गया है कि अगले दिन अगर लग रहा है रिमार्क से कि ये फैसला खिलाफ दे देंगे तो क्या चेंज कर देना चाहिए, वो तो इस पे है ना। और दूसरी बात यह है कि ये फैसला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ये किसने तय करना है। तो वो मेरे ख्याल में तो इस बेंच को चाहिए फुल कोर्ट को भेज दे। अच्छा, और जहां और ये फुल कोर्ट बनाने के ऊपर, अच्छा मैं मुसद्दिक साहब हमें फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं उनकी राय भी ले लूँ। मुसद्दिक साहब, आज वज़ीर कानून साहब ने कहा कि, मुसद्दिक साहब को मुबारक भी दें, शहबाज शरीफ साहब आज असेंबली आए हैं। हाँ नहीं, वो आप खुद दे लें उनको, वो सुन रहे हैं आपकी बात। लेकिन ये बताइएगा कि आज वज़ीर कानून ने कहा कि अदलिया का जो मामला है उसके अंदर हम नहीं जाते और हमारे मामले में अदलिया ना आए, तो अदलिया क्या वाकई कोई इंतज़ामिया के अंदर इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करी है? जो उन्होंने कहा है सरे दस्त तो नज़र आ रहा है कि 26वीं तरमीम से मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, तनाज़ात बहुत बढ़ गए हैं। देखिए, पहले से माजरत कर लूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में नहीं पहुँच सका। मैं एक मीटिंग में अभी भी फंसा हुआ हूँ तो मैं बहुत देर तक नहीं रह पाऊंगा, तो मैं आपको इन एडवांस बता दूँ मैं। ठीक, और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, मैंने आपसे कमेंट किया, कोई बात, इट्स ओके। देखिए, बात ये है कि जो भी अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, ये किसी खास तनाजुर में हो रही थी ना, तो ये बड़ी बड़ी अजीम जो गुफ्तगू हुई है, लासानी गुफ्तगू हुई है, इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो तमाम फैसले हैं अदलिया के, चाहे वो जस्टिस मुनीर का फैसला हो, चाहे वो भुट्टो साहब को फांसी लगाने का फैसला हो, चाहे वो मुख्तलिफ हुकूमतों को ख़त्म करने के फैसले हों, चाहे वो करप्शन के इल्ज़ामात के फैसले हों, चाहे वो सुओ मोटो की आड़ के अंदर ये फैसले करने हों कि वार्ड बॉय कौन लगेगा किसी हस्पताल के अंदर, या कौन से डिस्ट्रिक्ट से आटा किधर जाएगा और किधर नहीं जा पाएगा और चीनी की कीमत क्या होगी। तो ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है ये इस तनाजुर में हो रही है। और ये जो आपने इंक्रोचमेंट वाली बात पूछी, आप मुझे ये बताइए, आपको कोई इब्हाम है? आपको पाकिस्तान की सियासी तारीख नहीं मालूम? आपको ये मालूम नहीं है कि मुख्तलिफ अदालतों ने कैसे बर्खास्त किए हैं वज़राए आज़म, कैसे हुकूमतें निकाली हैं? आपको मालूम नहीं है। आप तो ऐसे लगता है कि ऑस्ट्रिया में सारे रहते हैं और ऑस्ट्रिया से यहाँ अभी तशरीफ लाए हैं। नहीं, हमें मालूम है, मगर हम ये चाहते हैं कि आप ये मालूम रखें कि जो गलतियां हुई हैं उसको आप मत दोहराएं, आप उसको ठीक करें, डबल डाउन भी ना करें। आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ ना मैं, सर आपने बुलाया तो मैं, जी सर, तो मेरा नुक्ता नजर है वो सुन लीजिए 2 मिनट। जी। देखिए, बात ये है, अगर अदलिया इंक्रोच करेगी तो हम दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। अगर अदलिया फिर इंक्रोच करेगी एग्जीक्यूटिव के काम में तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। और जब तक अदलिया इंक्रोचमेंट करती रहेगी और अपने काम से बाहर निकल के एग्जीक्यूटिव का काम करने की कोशिश करेगी, या आइन के मुताबिक वो ताकत जो पार्लिमान को दी गई है उस ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, तब तक पार्लिमान रिएक्ट करता रहेगा। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। जहां पे आप ये कह रहे हैं कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, वहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट ये भी होना चाहिए कि पार्लिमान का काम तो पार्लिमान ही करेगी और आइन साजी जो है वो तो पार्लिमान ही करेगी और कानून साजी तो पार्लिमान ही करेगी। और अगर ये तमाम फैसले जो होते रहे, मसलन वो फैसला जो पंजाब का था कि आपने फ्लोर क्रॉसिंग की, लेकिन क्योंकि आपका वोट तो काउंट नहीं हुआ, लेकिन आप फ्लोर के उस तरफ गए, इसलिए से आप भी गए, वोट भी काउंट। जब तक ये फैसले होते रहेंगे तब तक कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। नहीं, मगर जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके लिए फिर एक ग्रैंड डायलॉग की राह हमवार होनी चाहिए ना। उस ग्रैंड डायलॉग की राह हमवार करने के लिए तो हुकूमत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। मैं देखिए, मेरी हर बात पे तो आपसे इत्तेफाक नहीं सबसे होगा। बात यह है
کہ گرینڈ ڈائلاگ تو اس دن بھی ہو سکتا تھا جس دن عدالتیں جو ہیں وہ حکومتوں کو الٹا رہی تھی، اس دن بھی گرینڈ ڈائلاگ کر لیتے. انہوں نے عدالت فیصلوں کے ذریعے ڈائلاگ نہیں کیا، عدالتی فیصلے کی. تو آج پارلیمان جو ہے وہ ڈائلاگ نہیں کر رہی، وہ آئین کے اوپر آپ کو اسرٹ کر رہی ہے، اور یہ اسرٹ کر رہی ہے کہ آئین سازی کا حق ہم ہی کو ہے، اور یہ بھی اسرٹ کر رہی ہے کہ آپ چینی کے بھاؤ نہیں طے کریں. آپ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، جو ہے یہ بھی ایڈ کر دینا کہ آئین سازی کا حق پارلیمان کو حاصل ہے لیکن بندے اغوا کر کے نہیں. نہیں، وہ آپ 2 منٹ کے لیے مجھے بات کر لینے دیں. یعنی آپ سارے بہت بہت عرصے سے رہے ہیں، میں تو سیاست میں ابھی آیا ہوں. آپ لوگ تو 2 3 نسل سے سیاست میں ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کیا کیا ہے عدالتوں نے سیاستدانوں کے ساتھ. آپ تو نہیں تو پھر آپ بدلہ لے رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کا آرگومنٹ آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ ہم بدلہ لے رہے ہیں. پہلا الیکشن ہے جو کنٹروورشل ہے، یعنی جس دن وہ ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھا تھا وہ نہیں تھا کنٹروورشل. جو اس دفعہ کی کنٹروورسی ہے بس وہی کنٹروورسی. سارا آرگومنٹ ڈاکٹر صاحب کا یہی ہے. مگر پھر ڈاکٹر صاحب پھر یہی ہوگا نا کہ تمہارا جج میرا جج، تمہارا جرنیل میرا جرنیل، یہ پھر تمہاری پارلیمنٹ میری پارلیمنٹ، تمہارا آزادی رائے میری آزادی رائے، پھر تو یہ سب مکس ہو گیا نا. نہیں، بالکل نہیں ہوگا. ہوگا یہ کہ پارلیمان اپنا کام کرے گی، اور پارلیمان کسی کو آئین سازی اور قانون سازی نہیں کرنے دے گی. تو سر پھر پارلیمنٹ 63A کے جو غلط تشریح ہوئی تھی پہلے تو اس پہ انیشیٹو لینا، اس کے اوپر بات کرے، اس کے اوپر قراردادیں لائے، اس کے اوپر استحقاق میں جائے، اس پہ تو اس سے پہلے بھی پھر کرے نا. پھر اس میں بہت ساری چیزیں جس میں آپ کی جماعت کو فائدہ ہو اس کے اوپر بھی جائیں، پھر اس کے اوپر بھی دیکھنا پڑے گا. جی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ریاکشن آ رہا ہے وہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ ملک ہم چلائیں گے، پارلیمان کہہ رہی ہے ملک ہم چلائیں گے. عدالتیں کہہ رہی ہیں ہم تمہیں اڑا کے باہر پھینک دیں گے، پارلیمان کہہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ سے آئینی ترمیم کر دیں گے. تو اس کا کسی نہ کسی جگہ تو اینڈ ہونا ہے نا سر. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھ جائے، اس کا فیصلہ کر دے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ بیٹھ جائے گی. آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. یعنی اس وقت آئین کی تشریح کے لیے ہی ایک بینچ بنایا گیا ہے. اب آئین کے مطابق جو بھی آئینی معاملہ ہوگا وہ اسی کے سامنے آئے گا، بھلے سے کسی کو اچھا نہ لگے. اور اس کا فیصلہ ریسرچر کریں گے، اس کا فیصلہ پہلے سے سر اسمبلی کے پاس ایک بینچ سن رہا ہے اس معاملے کو، اس بینچ کو کیسے آپ ہلا سکتے ہیں؟ آئی مین یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر سے آپ ایک جج کو اٹھا دیا جائے اور پھر اس کے بعد کہا جائے کہ غلطی تھی. نہیں، مجھے عدالت کے معاملات اگر عدالت غلطیاں کر رہی ہے میں اس کو کیوں دفاع کروں؟ وہ چیف جسٹس صاحب فیصلہ کریں، رجسٹرار فیصلہ کریں، بینچ بنانے والا جو گروپ ہے وہ فیصلہ کرے. میں اس کا رسپانسبل تو نہیں ہوں کہ عدالت کے اندر. یہ بات درست ہے ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں فواد صاحب کہ یہ آگے جو نیٹی گریٹیز ہیں یہ تو عدالتوں کو دیکھنی تھی، وہاں پہ معاملات موجود ہیں، اور پھر پارلیمنٹ کے اختیار کو بہرحال سپریم کورٹ چیلنج نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ سپریم ہے. سب سے پہلے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک ایسے وزیر ہیں جو اپنی میٹنگ کو سیریس بھی لیتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ میٹنگ میں جو فیصلے کریں گے وہی فیصلے بھی ہوں گے. تو ایک تو اس میں اوپر مجھے اطمینان ہوا ہے کہ تھوڑی بہت سول سپیس ابھی ہے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کے پاس، اور اس لیے وہ پروگرام میں نہیں آ سکے، کوئی بات نہیں. دوسری بات آج ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کی میں سن رہی تھی، انہوں نے ڈاکٹر مصدق صاحب کی بڑی تعریف کی ہے. میں خود ہم کہ یہ لاکھوں ڈالر چھوڑ کے آئے ہیں، وہ تو کتاب میں عربی شہزادے بھی کرتے ہیں. نسیم اشرف صاحب تو پیچھے رہ گئے نا، تو عربی آپ کو پتہ ہے وہ آیا تھا، اس نے کہا تھا میرے استاد ہیں. ڈاکٹر صاحب کو ہم نے کہا کہ بڑا آپ جو ہے اس کے بعد ہماری نظر میں آپ اوپر گئے ہیں، ویسے تو ہم آپ کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھ رہے تھے. اس کے بعد اس سے سازشیں شروع ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب کے خلاف، بٹ خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا چونکہ یہ آج کل ہم گورنمنٹ میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہم ہیں. دیکھیں بنیادی سوال تو دو ہیں، ایک تو ظاہر ہے پارلیمنٹ یہ جس طرح آئی وہ آئی، چلیں آپ نے کہا چلیں گزارا کریں. اس پارلیمنٹ سے بھی جس طرح سے آپ نے دیکھا اور 10 لوگوں کو راتوں رات اغوا کیا گیا. دیکھیں نا، آپ تو بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جو اٹیلین مافیا، جو سسیلین مافیا آپ کو کہا گیا تھا، آپ تو اس کو پروو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آسما میں آپ کو اور بتاؤں، جو جوڈیشری کے ساتھ یہ بات ٹھیک ہے تیرا جج میرا جج تو ہوگا، لیکن جو دیکھیں اس دور میں ہوا کہ اینٹی ٹیررزم کے جن ججز نے کو تھوڑا ریلیف بھی دیا لوگوں کو، ان کی کورٹس پہ فائرنگ ہو گئی.
ایک کے تو جج کو گھر سے اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے, ایک جج جو ہے اس کی ٹویوٹا کرولا کو ہائیسٹ نے صبح آ کے جو ہے وہ ٹھوکر ماری, وہ نہر میں گر گیا. 6 لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو لیٹر لکھا سپریم کورٹ میں, وہ اب تک پینڈنگ ہے. مجھے اب بتائیے نا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو کون جسٹیفائی کر سکتا ہے اور کیسے جسٹیفائی؟ بالکل یہ تو نہیں, لیکن یہ تو ہوتا رہا انفارچونیٹلی کہ مصطفیٰ اگر ابھی بندے اٹھائے جا رہے ہیں تو پھر کیمرے بھی پکڑے گئے تھے, پھر بندے اٹھائے کیا موجود تھے اور وہ غائب ہو گئے تھے جب عدم اعتماد تھی سنجرانی صاحب کی. جو اس وقت ججوں کے ساتھ ہوا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دو, لیکن اب گھر والوں تک پہنچ جاؤ, ان کو یہ تو کبھی نہیں نہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا مین آرگومنٹ ایک ہی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ساتھ ہوتا رہے جی ہنسی بھی کرنا ہے, بیسک آرگومنٹ تو ان کا یہ ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ یہ آرگومنٹ رہنا ہے تو پھر جس طرح آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ پھر تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ہم تو یہاں پہ آگے جانے کی بات کر رہے ہیں اور آگے جانے کے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو اگر آپ چاہتے ہیں, اور آئین پاکستان میں سپریم ہے, پارلیمان سپریم نہیں ہے. بالکل, لیکن پارلیمنٹ اس کو جنم دیتی ہے. آج میں سن رہی تھی آپ کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور آپ نے کہا کہ ہم بات کریں گے جمہوریت کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے ایک گرینڈ الائنس کی صورت میں لے کے جائیں گے. ابھی محمود خان اچکزئی صاحب ناراض ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی جمہوریت کی بات نہیں کر رہا, کوئی سسٹم کی بات نہیں کر رہا, کوئی عدلیہ کی اوورال بات نہیں کر رہا, ریفارمز کی بات کوئی نہیں کر رہا, صرف رہائی کی بات ہو رہی ہے, اسیران کی بات ہو رہی ہے اور اپنے اپنے پرسنل ایجنڈاز ہیں, حکومت کے اپنے, اپوزیشن کے اپنے. ایسے کیسے معاملہ چلے گا مصطفیٰ صاحب؟ ایسے بالکل بھی نہیں چل سکتا جی. آج جو تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے آئے تھے اسد قیصر صاحب, عمر ایوب صاحب, ان کے دیگر ساتھی علامہ ناصر عباس صاحب, ان کے سامنے میں نے یہی نقطہ رکھا اور میں نے اسی طرح اس کو بیان کیا کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو اور ان کی جماعت نے جو پچھلے 2-3 سال میں وکٹمائزیشن برداشت کی ہے, جس طریقے سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں, ان کا قد بہت بڑا ہو چکا ہے. اب اگر گھما پھرا کر بات ڈیل کے اوپر آ کر ختم ہونی ہے تو یہ تو پھر وہی دائروں کے سفر کا ایک تسلسل ہے. تو یہ جب تک کنفیوژن دور نہیں کی جائے گی اور براڈر ایجنڈا کے اوپر گفتگو نہیں کی جائے گی کہ اس ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں کہ ہم نے جو جمہوری سپیس ہم نے سیڈ کی ہے وہ ہم نے کیسے واپس لینی ہے, جو آئین کے ساتھ ہم نے 26ویں ترمیم کے ذریعے کر دیا ہے کہ اس کو کیسے انڈو کرنا ہے, آئین کو کیسے بحال کرنا ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آئین کے اندر دیے ہوئے 8 سے 18 تک, اصل تو آئین 8 سے 18 تک ہے بالکل, کہ جس کے اندر بنیادی حقوق ہیں, جس کے اندر بنیادی حقوق ہیں, بالکل یہ آئین کا دل ہے. تو ان کو ہم نے کس طرح واپس بحال کرنا ہے؟ درست بات. تو یہ جب تک براڈر ایجنڈا نہیں ہوگا تو اگر آپ ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے سامنے, اس کے اندر 2 نکات ہوتے ہیں اور ایک نقطہ رہائی کے متعلق ہوتا ہے اور دوسرا جوڈیشل کمیشن کے متعلق. تو یہ آپ کی اپنی ذاتی خواہش اور جماعتی خواہش تو ہو سکتی ہے, بھلے ہو, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ براڈر ایجنڈا پر آ جائیں تو اس وقت ملک کے اندر وہ حالات موجود ہیں کہ لیگل فریٹرنٹی, سول سوسائٹی, میڈیا, پبلک, یہ ساری آپ کے ساتھ چلنے پہ تیار ہو جائے گی. تو اس پہ ہمارا اتفاق ہوا ہے کہ ہمیں اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہیے. یعنی آپ اگر رہائی کے اوپر صرف جو ہے فوکس ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ان کی جماعتی خواہش ہے, وہ ان کی جماعتی خواہش ہے, وہ آپ کی اور ہونی بھی چاہیے, ٹھیک ہے, ہر سیاسی جماعت کی ہوتی ہے, بالکل, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. میں ڈاکٹر صاحب نے چونکہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان آپ لوگوں کے ساتھ تو ہم نے ابھی بات مزید کرنی ہے, ڈاکٹر صاحب نے چلے جانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ضرور جواب دیجیے گا کیونکہ کمیشن کے اوپر بھی یہی بات ہے کہ کمیشن بنے گا نہیں بنے گا. حکومت کہتی ہے ہم اس طرح کا کمیشن نہیں بنائیں گے, اب وہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنائیں 9 مئی پہ ہو یا 26 نومبر کے اوپر ہو. تو یہ مذاکرات جو ہے واقعی کامیاب ہوں گے یا آپ لوگ صرف مطلب کہیں اصل مذاکرات تو کہیں اور ہو رہے ہیں, سبھی کو پتہ ہے یہ بات, اور آپ لوگوں کو صرف ایسے ہی یعنی سامنے ہے فیس سیونگ کے لیے؟ تو کیا کہیں گے اس بارے آپ؟ دیکھیں میں 100% مصطفیٰ صاحب کی بات سے متفق ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں پہلی بات, اور چودھری صاحب کی بات سے متفق ہوں. چلے مبارک ہو چوائس. یہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو یہاں پہ چونکہ آپ نہیں ہیں تو ہم یاد کر رہے تھے آپ کو, تو یہ اچھا ہوا کہ آپ نے مبارکباد دے دی. نہیں, مجھے تو آج میں سب سے زیادہ خوشی یہ تھی کہ مصطفیٰ بھی ہوں گے, چودھری صاحب بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گی, خوب جمیں, اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب یہ میٹنگ. اور ڈاکٹر صاحب ہم نے تو آپ کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں ان کو بے نقاب بھی کرنا تھا. آپ کی ذرا نوازی ہے, مجھے واقعی حقیقت میں آج بڑا افسوس ہوا نہ پہنچنے کا. دیکھیں میں اتفاق اس بات سے کرتا ہوں, کسی بھی قسم کا ظلم
कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो रहा हो, कोई जज हो, कोई मजदूर हो, कोई सहाफ़ी हो, ये बहुत ज्यादती है। उसको कोई भी शख्स उसको सपोर्ट नहीं करता। मेरा इससे पहले वाला भी जो मैंने आपके सामने मुकदमा रखा है वो बुनियादी तौर पे तकरार थी, इंग्रेशन थी, जो अदलिया में एग्जेक्टिव करती है, एग्जेक्टिव में अदलिया करती है। और मैं आपको कह रहा था कि इस टेंशन के अंदर से रियाल पॉलिटिक के अंदर एक दोनों पार्टीज असर्ट करेंगी तो कोई नई बाउंड्रीज ड्रॉ होंगी। मैं आपकी अभी इस बात पे नहीं आता कि कौन सी बाउंड्री सही या गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आइन साजी और एग्जेक्टिव फंक्शंस अदलिया का काम नहीं है। ये किसी ना किसी तरीके से बात ठहरनी होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि कोई ज्यादती हो रही है, जजेस को धमकाया जा रहा है, तो वो कोई मुनासिब तरीका नहीं, उसको कौन सपोर्ट करेगा? तो ये चीजें तो रुकनी होंगी। लेकिन जो आप बात कर रही हैं, आज अगर आपने नेशनल असेंबली की कार्रवाई देखी है तो सारी कार्रवाई में और हंगामा आराई में क्या सिर्फ एक नारा था। वो क्या था? सिर्फ एक नारा था। कोई आइन की बात आपने सुनी, कोई कानून की बात आपने सुनी, 26वीं तरमीम की आपने बात सुनी, कोई नारा सुना आपने? जो अभी चौधरी साहब और मुस्तफा जो बात कर रहे हैं, आपने कहीं सुनी ये बात? आपने सिर्फ एक ही बात सुनी, वो थी रिहाई। तो क्यों ना कहे डॉक्टर साहब, इसमें क्या बुरा? आई मीन जब नवाज शरीफ साहब अंदर थे तो आप देखें ना कि ये जो डॉक्टर नसीम अशरफ की किताब है, हर हरबा इस्तेमाल होता है सर, तो वो भी तो यही काम कर रहे हैं जी। कोई सर मैंने हर्ज की बात नहीं की। मैं आपको कह रहा हूं कि वो बात जो मुस्तफा कर रहे हैं वो तो ये बात नहीं कर रहे हैं। ये तो वो भी नहीं कह रहे कि हर्ज है इसमें। हमारे साद रफीक साहब 3 साल जेल रहे, सलमान रफीक साहब 2-3 साल जेल रहे, तमाम शरीफ खानदान जो है वो जेल में रहा, मरियम साहिबा जेल में रही। लेकिन जब आप गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं कद सिर्फ एक आदमी का बढ़ा जेल में जाने से, बाकियों के कद को क्या हुआ? बाकियों के कद छोटे हो गए। यानी एक पार्टी जेल में गई तो कद छोटा हो गया, दूसरी गई तो कद बड़ा हो गया। ये तो नहीं होता। हमने भी रिहाई के लिए कोशिश की, वो भी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, दोनों बातें बरहक हैं। लेकिन मुस्तफा साहब जो बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं सारी कॉन्वर्सेशन में कुछ आइन कानून की भी तो बात होगी। अगर मुज़ाकरात सिर्फ इस बात पे होने हैं कि कौन छूटेगा, तो फिर वो बात तो वहीं की वहीं रह जाएगी जो मुकदमा आपने पेश किया, जो चौधरी साहब ने किया, जो मुस्तफा ने किया है। इस वजह से सर इस पे एक नुक्ता एतराज आया है इधर से। मैं एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की इस गुफ्तगू में कि देखें, फवाद भाई ने कहा कि जी कि बड़ा, और बाकी जज साहिबान के साथ और लोगों के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, लेकिन अब सार आलम साहब का वाकया भी नहीं भूलना चाहिए, असद तूर का भी नहीं, मतीउल्लाह जान का भी नहीं। बिल्कुल नहीं। हम सियासतदान, हमने बहुत स्पेस सीड कर दी है। जहां पर हमें लाइनें खींचनी चाहिए थी कि जनाब ये काम, इसकी हम इजाजत नहीं दे सकते। और साथ में समाजी फिस्तायत को भी आप मत भूलिए। हम सियासतदानों की भी बहुत बड़ी गलती है। हमने ये फेस भी किया है पाकिस्तान में, और हमारे ही कंधों पर जिम्मेदारी है कि हमने अब यहाँ से इन हालात से न सिर्फ अपने आप को निकालना है बल्कि माशरे को और मुल्क को निकालना है। दुरुस्त बात है। तो गलतियां हम सब ने की हैं। अब अगर हम इसी चीज में पड़े रहेंगे कि जी इन्होंने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो फिर अगर हमें बात खत्म होगी। तो अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बड़ी जबरदस्त बात है। ये मुस्तफा साहब वाली जो बात है ना, इसको आगे बढ़ाना हम सबका फर्ज है। तो सर मैं ब्रेक के बाद बढ़ा दूं ये? मैं सॉरी डॉक्टर साहब, थोड़ी देर की ब्रेक है, उसके बाद अगर मुमकिन हो तो फोन पे आ जाइएगा, हम जरा इसको कोशिश करते हैं। माफी चाहता हूं मैं। चले आपने अपने किए, हम उसको आगे बढ़ाते हैं आपके बगैर। एक छोटी सी ब्रेक नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से फिर ये जो रिकन्सिलिएशन, वो तो कहीं अभी तक नज़र नहीं आती, इसका मौका कैसे बन सकता है, जमहूरियत कैसे वापस आ सकती है पाकिस्तान के अंदर, आइन की सरबुलंदी कैसे हो सकती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे जो दो बाकी रह गए हैं गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट, ये दोनों इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं।
तो फवाद चौधरी साहब आपने तो बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं ट्रंप साहब से, तो कॉलें शॉलें आएंगी या नहीं? बस देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में मेन दिलचस्पी तो यही है कि ट्रंप जो है इमरान खान की रिहाई के लिए कोई रोल अदा करेंगे या नहीं करेंगे। हमें मैक्सिको से या उधर क्या हो रहा है, दीवार लगानी है तो लाए, नहीं लानी तो ना लाए, सानों की सही बात। इशू ये है कि मेरा ये ख्याल है पर्सनली कि 2-3 वजूहात ज़रूर हैं जिनकी वजह से मुझे लगता यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक प्रेशर है पाकिस्तान की हुकूमत पे इमरान खान की रिलीज़ के लिए वो आएगा। उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है वो जो पाकिस्तानी डायस्पोरा का इस वक्त रोल है वो बहुत इतना मुतहद और इतना बड़ा रोल उन्होंने कभी नहीं रखा। अगर आप फोर्ब्स की लिस्ट उठा के देखें तो 2 पाकिस्तानी हैं जो कि टॉप डोनर्स में शामिल हैं ट्रंप साहब की, और वो जो दोनों हैं उनका एक ही मुतालबा है कि आप इमरान खान के लिए रोल अदा, अपना किरदार अदा करें। फिर आप देखें कि जो कांग्रेस के अंदर जो पाकिस्तान कॉकस है वो 12 मेंबरान पे है, लेकिन जब इमरान खान की रेजोल्यूशन है वो 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी से वहाँ पे अप्रूव हुई है। और तीसरा ये है कि मेरा जो ख्याल है वो ये है कि अगर ज़ल्मे खलीलज़ाद जैसे लोग जो हैं अगर उनको लगाया जाता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस वक्त, अगर आपको याद हो तो जो बड़ा हमला हुआ है वो दाइश का हुआ है ट्रंप के ऊपर। सो अमेरिका के लिए इस वक्त दाइश जो है वो बहुत बड़ा ख़तरा है जो कि अफगानिस्तान में भी, जो कि अफगानिस्तान में है। और तालिबान और अमेरिका का जो इस वक्त एक ताल्लुक़ है आपस में वो एंटी इस्लामिक स्टेट जो है वो है, और वो ये समझते हैं कि जो तालिबान के साथ हमें एक पार्टनरशिप में दाइश के ख़िलाफ़ जो है वो जाना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें अगर आप कंबाइन करें और फिर देखें 3 लोग जो इस रीजन के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़्यादा एडवाइस करते हैं, उनमें रिचर्ड ग्रेनल तो बात आई गई है, ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, फिर जो मिडिल ईस्ट की इन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेटिव, तीनों जो हैं ऑन रिकॉर्ड हैं इमरान खान के लिए बड़े ओपन है वो। अब देखना ये है कि इस वक्त जो है वो चेंजेस आएंगी। अब ज़ाहिर है मार्च तक ये नए असिस्टेंट, क्योंकि वो डोनाल्ड लू तो चेंज हो गए हैं, तो अब उनकी जगह उन्होंने वहाँ पे लगाना है, वो किसको लगाते हैं, और फिर पाकिस्तान में अगला एम्बेसडर किसको लगाते हैं। ये 2 डिसीजंस मेरा ख्याल इनसे पता चल जाएगा हमें कि ट्रेंड क्या है। अच्छा मुस्तफ़ा, आपका क्या कहना है कि क्योंकि आखिरी 2 मिनट हैं, 2.5 मिनट, तो आपको क्या लगता है कि कॉल आएगी, और अगर आएगी तो क्या वो रियासत के मुकाबले पे किसी इंडिविजुअल को इतना सपोर्ट करेंगे? रियासत तो वहाँ होती है ना, आप कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट के मुकाबले पे। चले ये कह लें रियासत वही, एस्टैब्लिशमेंट मुक्तदरा रियासत की तो एक इंटरनेशनल डेफिनेशन है पीपल एंड टेरिटरी। चले हम एस्टैब्लिशमेंट कह लेते हैं। हाँ देखिए, एस्टैब्लिशमेंट पे माजी में बड़े प्रेशर्स रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट था रीजन में जिसकी वजह से हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो थी, वो ना करने की पोजीशन में थी। जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे अमेरिका के अंदर जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, उनकी लॉबिंग अपनी जगह पर और बड़ी इफ़ेक्टिव कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस रीजन के अंदर उस बड़े लेवल पर मुझे कोई अमेरिकन इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप उनकी इंडिया के साथ, उसको उन्होंने मज़ीद बढ़ाना है। उनकी जो तकरीब थी हल्फ बर्दारी की, उसके अंदर फ्रंट रोज़ के अंदर भारत के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे वहाँ पर, और ये सिग्नल्स हैं, इनसे पता चलता है कि, और ऑब्वियसली भारत जितनी बड़ी मार्केट बन चुका है, जो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरीके से उसने गेन की है स्ट्रेंथ, तो उनका महवर वही रहेंगे। वॉर है कोई नहीं रीजन में, और इस टाइम पीरियड में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के पास कोई इंटरनेशनल गेम प्ले करने की है। एक प्रेशर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, अगर वो आगे बढ़कर कहते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तो लेवरेज एक IMF का है। ज़ाहिरी बात है हमारी सूरत हाल ऐसी है कि हम फिर अगर वो कहते हैं तो ना करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर उन्होंने नहीं कहा तो फिर महीने 1.5 बाद तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी। मेरा हमेशा से तहरीक इंसाफ के दोस्तों को यही कहना रहा है कि आप अनसर्टन चीज़ों के ऊपर अपनी सियासत और अपनी हिकमत अमली तरतीब मत दें। आपके साथ इस वक्त अवाम की हिमायत मौजूद है, आप अपनी पॉलिटिक्स ठीक करें। ये कि जी कभी अमेरिका से यहाँ से कुछ हो जाएगा, वहां से कुछ हो जाएगा, कभी एस्टैब्लिशमेंट से उम्मीद, जज कुछ कर देंगे,
इन चीजों को छोड़ एस्टैब्लिशमेंट दें। को भी शामिल कर ले, मुख्तदरा। हाँ, तो आप अपनी पॉलिटिक्स ठीक करें और आप मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अलायंसेस की तश्कील करें, अपने साथ और आवाजों को हमनवा बनाएं, तो तब जाकर आप रिलीफ ले सकते हैं, अपनी पॉलिटिक्स ठीक करें। वेरी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बेखला इस पे मजीद बहस अगले हफ्ते के लिए छोड़ते हैं। नाजरीन, यही बात है कि पाकिस्तान का एक आइन है, वो मुकद्दम होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम, जो कि सही कहा फवाद चौधरी साहब ने, रियासत हैं, असल रियासत की ताकत हैं, वो मुकद्दम होने चाहिए। खुद ब खुद बाकी चीज़ें उसके एम्बिट में जो भी आएंगी वो सियासी जमातों को वही अडॉप्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि किसी और पर तकिया करें या उसका आसरा रखें। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।